एजिंग जो है ये एक रियलिटी है, इनएविटेबल प्रोसेस है, इसे बचा नहीं जा सकता। तो जो भी ह्यूमन बीइंग जो है वो उसकी बर्थ हुई है, उसकी फाइनल जो है वो डेथ भी है, लेकिन फ्रॉम बर्थ टू डेथ अगर देखा जाए तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनमें से इंडिविजुअल जो है वो गुजरता है, और इन सारी स्टेजेस को जो है वो हम एजिंग का नाम दे देते हैं। कुछ थ्योरीज की इसमें हम बात करेंगे कि जो साइंटिस्ट हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं, मोस्टली यूजिंग द एनिमल मॉडल्स। और लेकिन एनिमल मॉडल्स में काम करने का भी ये फायदा होता है कि वहाँ से जो एविडेंसेस जनरेट होते हैं वो फ्यूचर में ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर स्टडीज को लॉन्च करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैकेनिज्म्स को जब स्टडी कर लिया जाता है तो सेम कैन आल्सो बी replicated in human studies as well. एक थ्योरी का मैं अगर आपसे यहाँ पे शेयर करूँ, हम किसी लेक्चर में जिक्र कर चुके हैं कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के नाम से भाई, कि अगर हम 30% तक अपनी कैलोरीज जो है उनका इनटेक जो है वो कम कर लेते हैं तो उससे जो एजिंग जो है वो बेहतर हो जाती है। बहुत सारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिनके ऊपर स्ट्रेस होती है, वो स्ट्रेस रिलीव होने की वजह से लाइफ जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नजर आती है। और ये एविडेंसेस जो है वो हमें एनिमल स्टडीज से मिलते हैं। तो आउटलाइन की अगर हम बात करें तो हम पहले एजिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि एजिंग है क्या, एजिंग को प्रमोट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं या इसकी काजेस कौन सी हैं, मेन जो है ट्रिगरिंग फैक्टर उनको कहना चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये रियलिटी है, इसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उन फैक्टर्स या उन स्ट्रेसर्स को अगर हम किसी तरीके से कम करने में कामयाब हो जाएं तो अल्टीमेटली उसको हम फिर हेल्दी एजिंग कह सकते हैं, द एजिंग विद मिनिमल डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल्स जो है वो आफ्टर 60s जो है वो विद मिनिमम डिसेबिलिटीज के साथ जो है वो अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। एजिंग की जो स्टडीज हैं ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर की जा चुकी हैं, और इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी की गई है, सेलुलर लेवल पे स्टडीज हो चुकी हैं, और सिस्टम लेवल पे भी स्टडीज जो है हमें मिलती हैं। मॉलिक्यूलर लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें जो मोस्ट कॉमन थ्योरी है उसको हम फ्री रेडिकल थ्योरी ऑफ एजिंग बोलते हैं। तो नंबर एक तो हम इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे, और नंबर टू इसमें हम देखेंगे कि क्या न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस जो हैं उनको लॉन्च करके हम फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन को रोक सकते हैं, या इनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको किसी तरीके से लो डाउन कर सकते हैं। तो कुछ दो तीन न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन जो है उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो सेकंड थ्योरी है ये सेलुलर लेवल पे आ जाती है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो वो कह लें उसकी प्रोमिनेंट है सेल के अंदर जो है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ कुछ न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन जो है उनका जिक्र हो जाएगा। लास्टली जो है ये हम सिस्टम लेवल पे एजिंग को डिस्कस करेंगे, और इसमें जो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के नाम से है। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जो है वो कैसे एजिंग को जो है वो स्लो डाउन करती है या मॉडिफाई करती है या मॉड्यूलेट करती है, इसके पॉसिबल मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे, और लास्टली जो है इसके ऊपर भी बिल्कुल हम देखेंगे कौन कौन सी जो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस हैं वो यहाँ पे फिट हो सकती हैं। ये इन्फोग्राम जो है वो आपको भी एक पूरा ह्यूमन लाइफ साइकिल जो है उसको शो ऑफ कर रहा है, और जो स्टोरी है वो बर्थ से शुरू होती है। इंसान जो है वो जैसे कहते हैं ना रोता हुआ आता है दुनिया में, रोता हुआ जाता है, तो बर्थ से उसकी स्टोरी जो है वो शुरू होती है, और फिर इसको हम इन्फेंसी का ड्यूरेशन जो है वो फिर आगे कहते हैं, फिर किसी चीज को हम बेबी का वर्ड देते हैं, हम चिल्ड्रन का वर्ड देते हैं, हम अडोलिसेंट्स की स्टेज बोलते हैं, फिर हम अडल्ट्स में मेल फीमेल जो है उनको डिस्कस करते हैं, फिर इसी तरह जो है उनकी वो मेच्योरिटी के बाद जो है वो अगली लाइफ जो है वो एजिंग वाली स्टेज आ जाती है, ओल्ड एज आ जाती है। और इसी तरह फीमेल के केस में हम बात करें तो उनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जिसमें वो एक वुमेन से वो प्रेग्नेंट वुमेन में शिफ्ट होती हैं, और फिर वो लैक्टेटिंग वुमेन जो उनको ये वाला स्टेटस मिलता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह जो है ना, इसमें आप देखें कि बर्थ से लेके स्कूल में जो है वो फ्रेंडशिप जो है वो चलती है, फिर इंडिविजुअल जो है वो अपनी एजुकेशन जो है उसको अचीव करता है, तो उसके बाद फिर उसको
बेसिकली जो है वो टारगेट जो है वो जॉब का होता है। तो जॉब के बाद जो है फिर प्रैक्टिकल लाइफ वाली स्टेज आ जाती है, और प्रैक्टिकल लाइफ के बाद जो है इंडिविजुअल इसमें वो अगेन एक लाइफ साइकिल जो है वो रिपीट होता है, बच्चे होते हैं, उसके बाद इसमें कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिसमें इंडिविजुअल जो है वो इमिग्रेशन भी करते हैं एक कंट्री को छोड़ के, अपनी बेहतर जो जॉब है या लाइवलीहुड है उसके लिए फिर वो मूव करते हैं किसी और स्टेट के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर। और फिर सर्विसेज परफॉर्म करने के बाद एक स्टेज आती है कि जिसमें हम रिटायरमेंट वाली साइड पे जाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद फिर जो है ना वो जो लाइफ है उसमें अनसर्टेनिटीज जो है वो बढ़ती जाती हैं। इसमें कह लें कि हेल्थ इश्यूज जो हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होते जाते हैं, और हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें कहाँ से आती हैं और कैसे होती हैं। और इसके बाद फिर एक स्टेज है कि जिसमें जो RIP का वर्ड हम यूज करते हैं जी, रेस्ट इन पीस, तो डेथ का एलिमेंट आ जाता है। तो ये एक किस्म का ह्यूमन लाइफ साइकिल है। इसमें हम देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने कुछ इंटरवेंशंस जो हैं या कुछ फैक्टर्स जो हैं उनके ऊपर फोकस करके इन स्टेजेस को जो है वो जो क्वालिटी वाली स्टेजेस हैं, जो इंजॉयबल स्टेजेस हैं, उनको उन्होंने काफी हद तक बेहतर कर लिया है। उन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना उसको भी इम्प्रूव किया है। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो इस वक्त वो 64-65 ईयर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, जबकि अभी रिसेंटली हमने देखा है कि इटली के अंदर जो है वो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो एवरेज 82 ईयर्स है। तो ये एक दिन में पॉसिबल नहीं होता, इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। इसमें जो रूट काजेस हैं जो एजिंग को प्रमोट करती हैं, उनको अगर किसी तरीके से हम लोअर करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर सिचुएशन जो है उसको बेहतर किया जा सकता है। तो क्वालिटी लाइफ का वर्ड जो है वो मैं वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए यूज करूंगा, और जो नॉर्मल हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे हम मियरली जो है ना वो लाइफ जो है वो गुजारते हैं। तो aging is basically a lifelong process of growing up and growing old, starting from the birth to the death. Begins at conception and ends with the death. So in this sense, we are all aging from the time of birth. तो हम सारे जो है इस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। मैं आपकी निस्बत जो है कंपैरेटिवली ज्यादा एजिंग वाली फिनोमेना में इस वक्त फॉल करता हूँ, और आप भी जो है वो डिफरेंट जो अपनी स्टेजेस हैं चाइल्डहुड की उनको क्रॉस करके, तो अब आप यू आर क्वाइट मैच्योर नाउ। एजिंग इज बेसिकली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस that occurs at cellular level, molecular level and system levels. तो इन्हीं को हमने भाई डिस्कस करना है, 3 लेवल्स को। These levels are basically independent and in some cases they are interdependent on each other. तो इसी तरह एक होल बॉडी जो है वो फंक्शन करती है। तो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, ये सारे मिलते हैं तो फिर एक होल बॉडी जो है वो बनती है। Research in the field of aging is active and difficult. Nutrition can influence the aging process by controlling or changing the eating habits. तो जब हम सुनते हैं ना what we eat, it means के जो हम खाते हैं उसका हमारी हेल्थ के ऊपर जाके इम्पैक्ट होता है, और इसमें रिसर्च जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है। लेकिन ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टास्क है। आप भी माशाल्लाह जब 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो अभी भी शायद आप लोग अपने टॉपिक जो है उनको डिफेंड करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि ये काफी हद तक जो है वो डिफिकल्टीज इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो रिसर्च जरूर हो रही है, लेकिन इसमें जो एफिकेसी है या जो स्टडीज जिनमें ह्यूमंस जो हैं या एनिमल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ये कंपैरेटिवली जो है वो डिफिकल्ट है। जी, तो ये मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ कि इनएविटेबल प्रोसेस है, इसको रोका नहीं जा सकता, और ये किसी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो उसके जीन्स के अंदर जो है ये बिल्ट इन है, और राइट फ्रॉम कंसेप्शन जो है इस प्रोसेस को बिल्ड कर दिया जाता है, और वक्त के साथ साथ जो है फिर वो आप देखते हैं कि स्लोली ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है,
और इसमें हमारी जेनेटिक्स जो है वो बेसिकली इसको कंट्रोल कर रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, ये इनके फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। वो ऑप्टिमम फंक्शन से लिमिटेड फंक्शंस की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम अल्जाइमर की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि मेमोरी जो है ना वो डिस्टर्ब होती है, मेमोरी लैप्सेस आ जाते हैं, कंफ्यूजन आती है। ठीक, तो ये जो ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली इसमें कह लें कि प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। ब्रेन सेल्स जो हैं उनकी क्वालिटी जो है वो और उनका नंबर जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। एजिंग प्रोसेस जो है इसको हमने बात की है कि इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, however it can be facilitated, and this can be due to healthy eating habits or introducing physical activity। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात है। अभी जब हम चाहते हैं ना कि हम हेल्दी रहें, वी हैव टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इंक्लूडिंग द डाइटरी इनटेक, क्वालिटी डाइट, डाइट डाइवर्सिटी, balanced diet, taking regular meals and at regular intervals and regular timings, as well as have the physical activity। फिजिकल एक्टिविटी जो है ये लाइफ के अंदर 20-30% जो है ना इसका आपको बेनिफिट नजर आएगा। गुड न्यूट्रिशन हेल्प्स टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी एंड देयरफॉर ईज द एजिंग प्रोसेस। न्यूट्रिशन कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द लेटर ईयर्स। हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि अगर हमारी डाइट जो है उसके अंदर कैल्शियम का इंटेक कम होता है तो वी आर प्रोन टू हैव ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया टाइप डिसऑर्डर्स इन लेटर फेज। सिमिलरली बाकी भी किसी भी न्यूट्रिएंट की आप बात कर लें कि जो न्यूट्रिएंट डाइट के अंदर हम स्किप करेंगे या जिसका लेवल जब हम कम रखेंगे वो किसी ना किसी तरीके से जाके हमें जब अफेक्ट करता है। A person's physiological age reflects his or health status and may or may not reflect the chronological age। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एज जो है वो फिजियोलॉजिकल भी एज हो सकती है और एज जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज भी होती है। तो जो हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो बेसिकली क्रोनोलॉजिकल एज है, जिसमें हम नंबर्स की बात करते हैं कि आपकी बर्थ अगर 1990 है तो इस वहां से हम स्टार्ट करेंगे कि आपकी एज जो है वो इस वक्त कितनी है। जबकि किसी इंडिविजुअल को देख के, ठीक है, एक वो कितना यंग नजर आता है या कितना ओल्ड नजर आता है, तो उसमें फिजियोलॉजी इन्वॉल्व है और फिजियोलॉजी जो है उसके पीछे पूरा एक हेल्थ स्टेटस है। तो हेल्थ स्टेटस जो है वो बेसिकली फूड एक उसका कंपोनेंट जरूर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं जो उसको उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हम उन स्ट्रेसर्स को किसी तरीके से कम करने में कामयाब हो जाते हैं, मॉड्यूलेट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिजियोलॉजिकल एज जो है ना उसको बेहतर रखा जा सकता है। इसके लिए कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड बिहेवियर्स जो हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं। यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इनके ऊपर जितने फैक्टर्स के ऊपर हम अमल करेंगे उतनी सिचुएशन जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्लीपिंग रेगुलरली एंड एडिक्वेटली। नंबर एक तो रेगुलर सोना और नंबर दो एक एडिक्वेट सोना। अब एडिक्वेसी की अगर हम बात करें तो ये छोटे बच्चे की बात करें तो 12 घंटे 14 घंटे तक भी उनकी स्लीपिंग इंटरवल्स हैं, लेकिन जो अडल्ट वंस हैं या यंग वंस हैं उनके लिए भी 6 से 8 घंटे जो है वो कम से कम नींद जो है वो होनी चाहिए। तो अगर ये एक हैबिट बन जाए कि हम नींद प्रॉपर नहीं लेते तो अल्टीमेटली ये हमारे अंदर डिटेरियोरेशन काज कर रही होती है। इसके अलावा ईटिंग वेल बैलेंस्ड मील्स इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट रेगुलरली। तो कोई मील स्किप नहीं करना और मील के अंदर जो फूड आइटम्स हैं वो डिफरेंट फूड ग्रुप से होनी चाहिए, तो उसको हम फिर बैलेंस्ड मील का नाम दे देंगे। थर्ड वन इज इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्टिविटी एंड इट शुड बी अ रेगुलर पार्ट ऑफ लाइफ। ये एक हफ्ते में एक दिन करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जो आजकल की जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं उनमें सजेस्ट किया जाता है कि आप जो है ना वो 2 घंटे वीकली इसको कर लें। तो या शुरू में इंकरेजमेंट के लिए हम कह सकते हैं कि भाई चलो जी हफ्ते में 2 दिन कर लिया करो, हफ्ते में 1 दिन कर लिया करो, लेकिन जैसे जैसे इसका बेनिफिट इंडिविजुअल को नजर आता है तो फिर वो जो बाकी जो कह लेंगे
चीजें हैं उनमें भी वो उसको मोटिवेशन मिलेगी और बाकी डेज के अंदर भी वो इसको करेगा। नॉट स्मोकिंग भाई, स्मोकिंग जो है वो किसी सेंस में भी हम इसको अच्छा नहीं समझते, ना अच्छा कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्विट करना, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल कहता है ना कि मैं साइड डाइट भी बेहतर कर लेता हूँ और मैं साथ स्मोकिंग भी करता जाता हूँ, तो ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। बेनिफिट तब भी है कि जब जो ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिक और स्मोकिंग और इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उनको लाइफ में से निकाला जाए। फिफ्थ वन इज जो मैंने आपसे अभी शेयर कर लिया, ड्रग अब्यूज और अल्कोहलिक। और लास्ट वन इज मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट। तो ट्रैक योर हेड बॉडी वेट ना, आपके घर में एक स्केल होना चाहिए कि जिसमें हम तो एटलीस्ट फोर्टनाइटली जो है ना हम अपना वेट है उसको ट्रैक करें कि आइदर ये इंक्रीज तो नहीं हो रहा, या अब्रप्ट डिक्रीज तो नहीं हो रहा। तो अगर इस तरह का इंडिकेशन हो तो फिर हमें जो है वो कुछ caution और cautionary measures जो हैं वो लेने चाहिए। One of the hallmarks of the aging process is the decreased regulatory capacity in the face of external stresses। तो जब हम एजिंग को स्टडी करते हैं, एजिंग प्रोसेस को स्टडी करते हैं, तो उसमें हमें एक प्रोमिनेंट फीचर ये नजर आता है कि जो बॉडी की रेगुलेटरी कैपेसिटी है ना वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है और डिपेंड कर रही होती है ये एक्सटर्नल स्ट्रेसेस के ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है ना कि ये स्ट्रेसेस जो है ना वो हमारी जो बॉडी की रेगुलेटरी कैपेसिटी है उसको अफेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को अगर हम मैनेज कर लें, इस पॉइंट के ऊपर हम इंटरवेंशन हैं वो लॉन्च कर लें, तो अल्टीमेटली एजिंग जो है उसको बेहतर किया जा सकता है। अब हम इन एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये फिजिकल भी हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, और ये मिलके जो है ना वो बॉडी के रिस्पॉन्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है, आइदर इन अ पॉजिटिव वे आइदर इन अ नेगेटिव वे। तो फिजिकल स्ट्रेसर्स में भी अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, पेन, इलनेस। तो अगर कोई बंदा रेगुलर स्मोकर है तो इसका मतलब है तो उसकी बॉडी में स्ट्रेस का लेवल ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे, तो अल्टीमेटली एजिंग जो है वो स्पीड अप होगी। और इसी तरह एक इंडिविजुअल है जिसको कोई ऐसा हेल्थ इशू है जिसकी वजह से वो मुसलसल जो है वो पेन फील करता है, तो अल्टीमेटली उस पेन की वजह से भी बाज दफा ये वेट भी नजर आता है कि इंडिविजुअल्स का वेट तक जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जामिनेशन, डाइवोर्स, मूविंग। मूविंग मीन्स होता है कि एक जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह जाना, चाहे वो हम लाइवलीहुड के लिए जाते हैं या किसी बाज दफा आप सुनते हैं ना कि जला वतन कर दिया जी फलां बंदे को, तो बाई फोर्स जो है ना वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे भेज देना। बहादुर शाह जफर का आपने सुना होगा कैसे उस बेचारे की डेथ हो गई थी रंगून के अंदर से। डेथ ऑफ लव्ड वंस जो है ना ये बड़ा फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। मैं इंडिविजुअली अगर देखूं तो ये बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है कि जब आपका किसी नियर एंड डियर जो आपके हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो वो इंडिविजुअल्स जो है ना वो दिनों के अंदर जो है ना उनकी हालत जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। उनकी जो फिजियोलॉजिकल लाइफ है वो बड़ी सिवियरली अफेक्ट होती है। अगर ये स्ट्रेसर जो है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं तो अल्टीमेटली दे विल वीकन दी body. So as people age, they lose the ability to adopt external and internal disturbances. ठीक है, जैसे आपकी एज है ना तो इसमें अभी बहुत सारे फैक्टर्स की आप परवाह नहीं करते, ठीक है, आप उनको समझते कुछ नहीं है, सीरियस नहीं लेते। लेकिन जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए वो चीजें मैटर कर रही होती हैं। तो आपने अपने पेरेंट्स को अगर कोई सुबह जाते हुए को मैसेज दिया ना कि ये चीज मुझे शाम तक चाहिए, और अगर उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है तो उन रिसोर्सेज को मैनेज करना और उस स्टाफ को जो है ना वो प्रोक्योर करना, तो वो कंटिन्यूसली उनका एक सिस्टम शुरू हो जाता है, वो कंटिन्यूसली एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का नाम दूंगा। और अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं, अगर वो स्टाफ उनके पास एग्जिस्ट करता है, तो दे विल बी हैप्पी टू शेयर, और उसमें किसी किस्म का जो है वो इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि अगर हम
किसी दोस्त से कोई चीज मांगे तो वो आपने देखा उसका क्या रिस्पॉन्स होता है, और अगर हम पेरेंट्स से कोई चीज मांगते हैं जो उनकी एक्सेस में होती है तो दे ड्राइव प्लेयर, ठीक है, नो डाउट वो चीज शेयर कर रहे हैं, चीज हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन उसमें से वो प्लेयर ड्राइव करते हैं। तो अगर ये आपकी खुशी से उनकी खुशी है तो दूसरा फैक्टर भी ज़हन में रखना चाहिए कि वो स्ट्रेस भी लेते हैं, ठीक है। वो चाहे आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, आपका कोई एकेडमिक प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी किस्म का कोई जो है ना वो जैसे हम कहते हैं ना किसी की कोई शिकायत को मिलती है पेरेंट्स को, तो बेसिकली वो परेशान भी होते हैं। कॉमन फीचर ऑफ एजिंग अगर हम देखें तो इसमें फ्री रेडिकल्स हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, और एंटीऑक्सीडेंट की जो बॉडी का पोटेंशियल है, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसिव सिस्टम है, वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो ये नेचुरल सी बात है। तो अब इसमें मैसेज क्या है कि हमने ना सिर्फ फ्री रेडिकल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज होने से रोकने, बल्कि बॉडी का जो एंटीऑक्सीडेंट का डिफेंसिव सिस्टम है उसको भी बूस्ट अप करना है। तो एज एजिंग प्रोग्रेसेस, यानी आगे आगे हम चलते हैं, इनएविटेबल चेंजेस इन ईच ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स कंट्रीब्यूट टू द बॉडी डिक्लाइनिंग फंक्शन। तो बॉडी जो है वो एक ऑर्गन्स के मजमूए का नाम है। तो अगर किसी एक ऑर्गन की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है तो उससे बॉडी जो है ना उसके फंक्शंस डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, हमें असिस्टेंट लिविंग की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। अगर कोई बंदा डायलिसिस पे चला जाता है तो वो आप सिर्फ उसके किडनी को ना कहें कि किडनी उसका डिस्टर्ब हुआ है, बल्कि उसका पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका रहना सहना, खाना पीना, उसकी लाइफ तक जो है वो चेंज हो जाती है। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द न्यूट्रिशनल स्टेटस just as growth and development in early age of the life cycle। तो जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चों को प्रोटीन देनी चाहिए, बच्चों को कैलोरीज है उनका वो ख्याल रखना चाहिए, कि दिस इज द रैपिड स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बिल्कुल इसी तरह जो ओल्ड एज की अगर हम बात करें तो उसमें भी न्यूट्रिशन जो है ना उसका इम्पैक्ट जो है वो नजर आता है। मे बी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इतनी नहीं होगी, लेकिन जो बॉडी के अंदर डीजनरेशन की एक्टिविटीज हो रही हैं और बॉडी के अंदर जो वियर एंड टीयर का जो प्रोसेस हो रहा है उसके लिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती हैं। तो जैसे कुछ मैं रेड ब्लड सेल्स की बात ही कर लेता हूँ कि इनकी लाइफ जो है वो 90 डेज है। तो 90 डेज के बाद इन्होंने रिप्लेनिश होना है, इन्होंने रिप्लेस होना है। तो अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तो हम इनको रिप्लेस कर पाएंगे ना। और अगर हम आयरन रिच फूड्स नहीं ले रहे तो अल्टीमेटली इनकी क्वालिटी इफेक्ट होगी, और इनका जो फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के अंदर वो डिस्टर्ब होगा, और एक कंडीशन है जिसको हम एनीमिया का नाम देते हैं। तो न्यूट्रिशन रिसर्च हैज आल्सो मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो न्यूट्रिशन रिसर्च को अगर हम देखें तो इसमें बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है। और मकसद उन सब स्टेप्स का क्या है कि हम किसी तरीके से ये अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो जाएं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका बॉडी की कंपोजिशन के अंदर ऊपर और फिजियोलॉजी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो जैसे मैं कुछ का यहाँ पे जिक्र करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सम कंपोनेंट्स हैव द कैपेसिटी टू इंक्रीज द मीन लाइफ स्पैन। इसको मैं मीन लाइफ स्पैन कह रहा हूँ, इसको मैं टोटल लाइफ स्पैन नहीं कह रहा, ठीक हो गया अभी। और लाइफ स्पैन क्या होता है एक इंडिविजुअल का, कि मैक्सिमम एक स्पीशीज जो है ना वो अपने जेनेटिक मेकअप की बेस पे कितना अर्सा जो है वो सरवाइव कर सकती है। तो जैसे हम ह्यूमन का लाइफ स्पैन देखें वो अराउंड 130 हमें मिलता है, ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो 130 ईयर्स तक जो है वो अपनी एज अचीव कर सकते हैं। और इसमें हमें जापानीज और ये इटालियन और अमेरिकन कुछ ओल्ड एज इंडिविजुअल्स का पता चलता है कि उनकी 100 जो है वो सेंचुरियन जिनको हम बोलते हैं ना, नंबर ऑफ सेंचुरियंस, कि जिनकी लाइफ जो है वो 100 साल से ज्यादा है, वो भी इस वक्त तकरीबन दुनिया में 4.5 लाख से ज्यादा है। तो एक ह्यूज नंबर है, और इसमें डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली उन कंट्रीज में जहाँ पे क्वालिटी फूड है, जहाँ पे जो क्वालिटी लाइफ है वो
और हेल्थ की जो फैसिलिटीज हैं वो बेहतर है। तो सम फूड मैनिपुलेशंस हैव द कैपेसिटी टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन एज इंडिकेटेड इन द एनिमल स्टडीज। और इसमें जो डाइटरी मैनिपुलेशन की बात की गई है उसकी एग्जांपल दी गई है यहाँ पे डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, यानी हम खाने पीने में अगर एहतियात करें तो अल्टीमेटली लाइफ स्पैन जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये एविडेंसेस कहाँ से जनरेट हुए हैं? एनिमल स्टडीज के अंदर। एनिमल्स को रिस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो प्रोवाइड की गई तो अल्टीमेटली उनके अंदर क्वालिटी लाइफ जो है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखी गई। इसके अलावा फूड के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कि जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स रखते हैं, ठीक है। हम फाइटोकेमिकल का नाम एक यूज करते हैं, ठीक है, कि जो हेल्थ बेनिफिट देते हैं, न्यूट्रिशन से हट के हेल्थ बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं। और फॉर एग्जांपल पॉलीफिनोल्स हैं, एक ग्रुप की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम ब्रेन हेल्थ के साथ लिंक करें तो जितना ये पॉलीफिनोल्स का लेवल जो है वो फूड के अंदर बेहतर होगा, ब्रेन हेल्थ जो है वो उतनी बेहतर होगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने एग्जिस्टिंग थ्योरीज को डिस्कस करना है और इन थ्योरीज का जो इंटरेक्शन होता है सेलुलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल और सिस्टम लेवल्स, उसको हमने गो थ्रू करना है। और सब्सिक्वेंटली वी विल गो थ्रू न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस suggested at various levels. So most of the experimental studies involve rodent models and rodent models मोस्टली जो है वो स्टडीज के अंदर यूज हो रहे हैं। और इसके अलावा जो है ये अर्थवर्म, ठीक है, या जिनको राउंडवर्म्स हम बोल सकते हैं ब्रॉड कैटेगरी, एंड फ्लाइज, डार्सोफिला फ्लाई, इस तरह के जो एनिमल्स हैं, जो स्पीशीज हैं, ये रिसर्च के अंदर एक्टिवली यूज हो रहे हैं और बिलियंस के अंदर इनकी नंबर है जो यूज हो रहा है। अब भी अगर कोरोना की वैक्सीनेशन के ऊपर काम हो रहा है तो उसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 लेवल की स्टडीज तक जाने के लिए अर्ली जो स्टडीज है वो एनिमल्स पे की जाती है। एनिमल्स से जब हमें बेहतर एविडेंसेस मिलते हैं, कंक्लूजन्स मिलते हैं, तो फिर उनको जो है वो ह्यूमन के ऊपर जो है वो स्मॉल स्केल से चंद इंडिविजुअल से काम शुरू किया जाता है, जिसमें मोस्टली वॉलंटियर जो है ना वो बेसिकली आगे आते हैं कि भाई आप हमारे ऊपर जो है ना ये काम करके देख लें। और नेक्स्ट जो है फिर उसको लार्ज स्केल से मुराद क्या है कि उसको डिफरेंट कॉन्टिनेंटल स्टेट के ऊपर जो है ना एक बड़े आजम से निकल के दूसरे बड़े आजम तक, जब इस लेवल तक मेडिसिन पहुंच जाती है तो फिर वो एक यूनिवर्सल मेडिसिन बन जाती है। तो पर्पस जो बेसिकली हमारा होता है ना ये जो एनिमल स्टडीज का होता है, कि नंबर 1 होता है कि हम अंडरस्टैंडिंग बेहतर करें, बेसिस फॉर द अंडरस्टैंडिंग, एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव इज प्रपोजिंग न्यू ह्यूमन इंटरवेंशंस। ह्यूमन इंटरवेंशन जो है उनको प्रपोज करना, ये नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो आज हम जो पहला पार्ट है ना इसका उसको हम स्टार्ट करते हैं और जो पोर्शन इसका बच जाएगा फिर उसको हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एजिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल मींस फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्री रेडिकल्स अगर हम देखें तो ये अमल कहाँ कर रहे होते हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी जो है उसके अगर हम देखें तो मेजर कंपोनेंट्स में प्रोटीन शामिल है, न्यूक्लिक एसिड है जो हमारा जेनेटिक मेकअप भी है, और लिपिड्स, ठीक है। तो इनसे मिलके जो है वो हमारी बॉडी जो है वो बनी हुई है। मिनरल्स को आप एक साइड पे रखते हैं, वाटर को भी आप एक साइड पे रखते हैं, उसके बाद हमारा जो मेजर बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इन चीजों पे मुश्तमिल है। There is experimental evidence, especially through the animal models, that these components become altered with the time to the point that their molecular function is compromised. कि एक स्टेज आती है ऐसी कि जहां पहुंच के इन कंपोनेंट्स के अंदर, प्रोटीन के अंदर, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और लिपिड्स के अंदर जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। और जब इनमें चेंजेस आती हैं तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फंक्शंस जो है ना वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ सेल मेम्ब्रेन है भाई, हर सेल का कंपोनेंट है, और सेल मेम्ब्रेन में हम कहते हैं लिपिड्स और फास्फोलिपिड्स हैं वो शामिल है। अगर ये डिस्टर्ब होते हैं, सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होती है तो अल्टीमेटली, और होती किस वजह से, जैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है,
तो अल्टीमेटली जो है वो एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। The main driving force behind these molecular alterations is thought to be free radical in the form of highly reactive oxygen and nitrogen compounds। तो यही हम बात कर रहे थे कि फ्री रेडिकल्स जो है ना ये बॉडी में ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ये नेचुरली भी डेवलप हो रहे हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनकी प्रोडक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। नेचुरल जो बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनमें भी इनकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अगर ये वाकई ना हो रही होती तो फिर तो इंडिविजुअल जो है वो जितना अरसा जो मर्जी जिंदा रह सकता था। अब ये फ्री रेडिकल्स हैं क्या? दीज आर बेसिकली केमिकल स्पीशीज दैट कंटेन सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर ऑर्बिट। इनका जो आउटर ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो है वो सिंगल पेयर होता है, ठीक है, लोन पेयर, और वो कंटिन्यूसली इन सर्च होता है कि उनको कोई उस पेयर को बनाने के लिए कोई जो एटम है वो मिल जाए। तो ये बेसिकली कहाँ से हम इनकी ये डिजायर कैसे पूरी कर सकते हैं? जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो ज्यादा होंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना वो बेसिकली खुद सेक्रीफाइस कर देते हैं और एंटी जो फ्री रेडिकल्स जो है ना इसको अपने साथ कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पे आप देखें ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट अपनी, ठीक है, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये फिर स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो यूजुअली हेल्दी एटम्स ये आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये फ्री रेडिकल्स हैं जिसमें एक की कमी है, और एंटीऑक्सीडेंट जो है उनके अंदर एक्सेस में एटम्स हैं, वो बेसिकली अपने एटम्स को डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें ये डोनेट कर रहा है फ्री रेडिकल को, और फ्री रेडिकल जो है वो अल्टीमेटली हेल्दी एटम्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी भाई इसी का नाम है। नॉर्मल सेल जो है उसके अंदर जब फ्री रेडिकल्स का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, फ्री रेडिकल्स जो है वो चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं, ये बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं और एक दफा अगर शुरू हो जाए तो फिर इनको रोकना जो है वो बड़ा मुश्किल है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट सोल्यूशन के फ्री रेडिकल्स का बनना ही जो है ना वो पॉसिबल ना हो, क्योंकि जब ये एक बार बन गए तो फिर इनको जो है वो रोकना मुश्किल है। स्लो डाउन हम कर सकते हैं और अल्टीमेटली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सेल जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो दीज फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय इटसेल्फ, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की है कि बॉडी के अंदर जो है ना ये खुद भी जनरेट होते रहते हैं, क्योंकि बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का काम हो रहा है, सेलुलर लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इसके अलावा बॉडी में कुछ एंजाइम्स हैं वो भी अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस को स्पीड अप कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल जब काम कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ जो इनका नेगेटिव आउटकम है वो फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन है। These molecular alteration lead to alteration in the cell functions, which in turn lead to the alterations in the tissue functions and finally the whole organism। ठीक है, तो ये भाई सेल से बात जो है वो शुरू हुई, टिश्यू तक पहुंची और टिश्यू से जो है वो होल ऑर्गेनिज्म तक पहुंची, ठीक है। तो ये जितनी भी मॉलिक्यूलर लेवल पे अल्टरेशंस हो रही हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो एज अ होल बॉडी के अंदर जो है वो नजर आते हैं। In broadest form, this falls under the category of free radical theory of aging। तो ये जितना भी अभी तक हमने ये सारा सिस्टम देखा है ना कि फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं और फिर सेल्स को डिस्टर्ब करते हैं, टिश्यूज को डिस्टर्ब करते हैं और ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो इन सब को एक थ्योरी के अंदर जो है वो समराइज किया गया और उस थ्योरी का नाम दिया गया फ्री रेडिकल थ्योरी ऑफ एजिंग। This concept dominates much of the present thinking about the biology of aging. A number of experimental correlations in animal studies support the free radical theory। अब अगर आपसे मैकेनिज्म्स पूछे जाए तो मैं आपके साथ 4 मैकेनिज्म जो है उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो फ्री रेडिकल थ्योरी ऑफ एजिंग को जो है वो सपोर्ट करते हैं, और ये पहली थ्योरी है जिसको हम यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ ये भी हुआ है कि बहुत सारी थ्योरीज जिनके अंदर फ्री रेडिकल्स जो है ना वो उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, तो वो थ्योरीज भी इसी थ्योरी का हिस्सा बन गई हैं। नो डाउट उनके सेपरेट नेम्स हैं, सेपरेट उनकी आइडेंटिटी है,
लेकिन अब उनको फ्री रेडिकल थ्योरी ऑफ एजिंग के साथ ही ग्रुप किया जाता है। तो फर्स्ट इसमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव डैमेज टू डीएनए, प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन लिपिड्स इंक्रीजेस विद एजिंग। एक तो ये बात होगी कि एजिंग के साथ साथ जो है ये हमारे जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं इनका डैमेज है वो बढ़ता जाता है। नंबर टू, स्पीशीज लॉन्गिविटी इज डायरेक्टली related to the efficiency of its repair mechanisms। तो जिस ये अंदर रिपेयर होने की एबिलिटी ज्यादा होगी उसकी लॉन्गिविटी जो है उतनी ज्यादा होगी। हाई मेटाबॉलिक रेट जनरेट्स मोर फ्री रेडिकल्स एंड इज एसोसिएटेड विद शॉर्टर लाइफ स्पैन। और ये बेसिकली जब हम फूड को कंट्रोल करते हैं तो हम मेटाबॉलिक रेट को स्लो डाउन कर देते हैं। Finally, organisms such as roundworms, fruit flies, etc., are engineered to have higher antioxidant defensive live longer। यानी जिनको हम इंजीनियरिंग करके उनका एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, अल्टीमेटली देखा है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी लाइफ जो है वो ज्यादा होती है। ठीक, तो ये बेसिकली 4 मैकेनिज्म्स हैं जो इस थ्योरी के अंदर प्रिवेल कर रहे हैं।